तो जी ये मैं पहुंच गया हूँ सामने, देख सकते हो आप सेंसोजी टेम्पल, जो कि के काफ़ी ट्रेडिशनल टेम्पल है जापान का। मेरे होटल से तो भाई हार्डली मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं है। अगर मैं होटल से आता, मैं तो वहाँ सुमो रेसलिंग के वहाँ से आया हूँ ना, तो इसलिए टाइम लग गया। भीड़ बड़ी कम है यार, दोपहर का टाइम है ना, मेरे ख्याल से 4-5 बजे काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, या सुबह सुबह ज़्यादा लोग आते हैं। पर ठीक है, अपने लिए तो भीड़ जितनी कम उतना बढ़िया है। इस पूरे कंपाउंड में ना काफ़ी सारे गेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक मेन हॉल दिखेगा जहाँ पे लोग प्रेयर करते हैं, और एक 5 स्टोरी का यानी 5 फ्लोर का पगोडा देखने को मिलेगा। बेसिकली बुद्धिज्म में जो प्रेयर करने वाली जगह होती है उसे पगोडा बोलते हैं। अच्छा भाई, ये टेम्पल ना पूरे टोक्यो का सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल है। इसको बनाया गया था 628 एडी में। देख रहे हो कितने साल हो चुके। और स्टोरी ऐसी है कि उस टाइम पे ना 2 फिशरमैन हुआ करते थे, उनको सुमिडा रिवर में ना मूर्ति मिली थी। किनकी? कैनोन की, KANNON, जो कि के गॉडेस ऑफ मर्सी मानी जाती थी। तो उस मूर्ति को रखने के लिए यहाँ पे जो है वो पूरा टेम्पल बनाया गया। अब जब ये टेम्पल बनाना, उसके बाद भाई बहुत बार टेम्पल डिस्ट्रॉय हुआ, कभी आग लगने की वजह से, कभी वॉर की वजह से, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। तो अभी जो आप ये पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो बना था ना, वो स्ट्रक्चर है। और ऐसा कहा जाता है, ये जो मेन आप गेट पे लैंटेन देख रहे हो ना भाई, इसका वेट है 700 किलो। जी हाँ भाई, 700 किलो का है ये, हल्का फुल्का मत समझना। और इस लैंटेन के साइड में ना इसको गार्ड करते हैं गॉड ऑफ विंड एंड थंडर। तो पूरा कंपाउंड तो बहुत बड़ा है, एक बार आपको मैं समझा देता हूँ कहाँ से एंट्री ली और क्या क्या है सब। लेकिन उससे पहले ये क्या चीज़ है भाई, ये देखते हैं। भाई यहाँ पे है ये हाउ टू ड्रॉ ओमीकुजी, शायद ये कुछ प्रेइंग का तरीका है। तो इसमें पहले बोल रहे हैं कि 100 येन आपको डालने हैं इस बॉक्स में, या इस बॉक्स में शायद से, अच्छा ये वाले में। उसके बाद मेक श्योर योर नंबर एंड पुट द स्टिक बैक। अच्छा, इनमें से कोई नंबर याद रखना है और कुछ स्टिक निकलेगी। स्टिक कहाँ है भाई? स्टिक तो है नहीं भाई साहब यहाँ पे कोई भी। फिर ये लिखा है कि टेक आउट अ शीट। मेरे ख्याल से इसमें सिक्का डालने के बाद कोई स्टिक निकलेगी, और जो उसका नंबर होगा वो ड्रॉर हमें खोलना है शायद से। फिर उसमें से आपको ना एक पर्ची मिलेगी। तो अगर तो उसमें गुड फॉर्च्यून है तो अपना घर ले जाओ और मस्त, मतलब आपके साथ अच्छा होगा। बट केयरलेस और एरोगेंट नहीं बनना वो होने के बाद। और अगर आपके उसमें कुछ बैड फॉर्च्यून निकलता है तो चिंता नहीं करनी है, उस पर्ची को यहाँ टांग देना है। तो इससे क्या होगा, जो भी बुराई बलाई होगी ना आपकी, वो यहीं पे आप छोड़ के चले जाओगे। ऐसा यहाँ लिखा है इनके जो उसमें होगा रिलीजन में। चलो करते हैं भाई ट्राई। बट स्टिक कैसे निकलेगी? स्टिक आएगी कहाँ से, ये नहीं समझ आ रहा। स्टिक है तो इसी में पक्का, सिक्का यहाँ डालना है, ये तो क्लियर है। समझ गया भाई, इसको ना ऐसे पलटना है फिर निकलेगी। तो पहले ये लो सिक्का डाल देते हैं यहाँ पे। अब इसमें से निकालनी है हमें, चेक करके अच्छे से। हाँ निकल गई भाई, निकल गई। ये आ गई है स्टिक अपने पास। इसमें लिखा है 100 नंबर है, 100। तो 100 वाला दराज हमें ढूंढना है, ये रहा सबसे लास्ट वाला। तो इसमें से जो पर्ची निकलेगी वो देखनी है। चलो आपको तो क्या ही दिखाऊंगा, पहले मैं ही देख लूँ भाई। लेट्स सी। अरे बहुत सारी पर्ची है इसमें तो भाई ये देखो, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी है इसमें जापानीज़ में, मुझे तो समझ आ नहीं रही। अच्छा, इसके पीछे लिखा हुआ है भाई इंग्लिश में। पहले ये स्टिक वापस डाल देते हैं। तो भाई अपना निकला बैड फॉर्च्यून, और यहाँ लिखा भी हुआ है, बट चिंता की बात नहीं है। बैड फॉर्च्यून निकला है तो हमें ये यहाँ लटका के जाना है। तो जितनी भी बुरी चीज़ें होनी होगी वो यहीं छूट जाएगी, समझ रहे हो। ये देखो इस तरह की बना के बस यहाँ गांठ मार देनी है। चलो जी, ये लटका दी अपनी। अब सारी बुरी भलाई हमने यहीं छोड़ दी, जापान में ही। बाकी ये एंट्रेंस गेट था, जैसे कि मैंने बताया। बीच में वो लैंटेन सा लगा हुआ है, 2 साइडों में लगे हुए हैं। इधर आप देखोगे तो ये है वो 5 स्टोरी पगोडा, जो 5 मंजिल का पगोडा है, जहाँ पे ये प्रे करते हैं। बाकी छोटी मोटी शॉप्स वगैरह बनी हुई है। इधर वो स्टिक वाला है जो मैंने आपको अभी अभी दिखाया जस्ट। एंड सामने ये है भाई यहाँ का मेन हॉल। तो इसके अंदर हम जा सकते हैं, इसके दरवाजे खुले हुए, एंट्री मिलेगी और आप अंदर जाके प्रे कर सकते हो। पूरे कंपाउंड में ना भाई बड़ी ही अच्छी सी खुशबू आ रही है अगरबत्ती की। मेरे ख्याल से जगह जगह पे चला रखी होगी इन्होंने, बुद्धिज्म में वैसे भी काफ़ी जगह होता है। अच्छा ये देखो भाई, इसके अंदर है ये अगरबत्ती है ना, पूरी राख बन चुकी है। और लोग इससे वो ले रहे हैं, जैसे हम आरती में नहीं लेते अपने सर पे, वैसे ही लोग इसका धुआं जो आ रहा है हल्का हल्का, वो ले रहे हैं अपने सर पे। बाकी जापानीज कल्चर में, बुद्धिज्म में क्या है, जब भी कहीं पे प्रेयर करने जाते हैं तो उसके एंट्रेंस गेट पे ना ऐसे बेंड करके एक तरह से प्रे करते हैं। जैसे हम हाथ जोड़ के करते हैं, ये लोग ऐसे बेंड करके करते हैं। और दूसरा, इनके कल्चर में जूते चप्पल अंदर ले जा सकते हो, मतलब ये जो बना हुआ है मेन हॉल। और यहाँ भी देखो एक मेन लैंटेन है। और ये जो मैं बता रहा था ना, इतना भारी वजन है इसका, भाई साहब ये कितनी बड़ी है। अभी आपको लगता होगा लैंटेन तो हल्की चीज़ होती है, उड़ जाती है हवा में गैस से, है ना। पर भाई ये नेक्स्ट लेवल है, रस्सियों से बांध रखी है, देख रहे हो चार तरफ से। ये आ गया हूँ भाई मैं मेन हॉल के अंदर। दरवाजे देख सकते हो आप, काफ़ी बड़े बड़े से है।
और अंदर भी सोविनियर शॉप बनी हुई है ये रही, यहाँ से आप कुछ कुछ चीज़ें खरीद सकते हो। और क्या है, बस यहाँ भी है वो स्टिक वाला जो मैं अभी बाहर करके आया हूँ, सेम टू सेम। बाकी ये है मेन प्रेइंग एरिया, यहाँ पे लोग जो है वो प्रे करते हैं। ये आप देख सकते हो मिरर के पीछे, यहाँ पे देख के लोग फिर प्रे करते हैं। बाकी हमारे वहाँ दान पात्र होता है ना, यहाँ देखो ऐसा बड़ा सा जाली वाला होता है, इसमें आप सिक्के या पैसे डाल सकते हो। ये देखो कुछ इस तरह से। तो ये पूरा का पूरा दान पात्र है, समझ लो इतना बड़ा। लाइट्स देखो भाई कितनी मस्त है ना, ऐसे एंशियंट टाइप की, मतलब पूरी प्रॉपर फील आ रही है यहाँ पे कि हाँ आप जापान में खड़े हो। तो इस हॉल में मेनली बस यही है प्रेयर करने का। और जो वो 5 स्टोरी पगोडा है उसके अंदर एंट्री है नहीं, मतलब वो दरवाजे बंद कर रखे हैं। बाकी ये पूरा जो कंपाउंड बना हुआ है, यहाँ जगह जगह पे बेंचेस है, ग्रास है, ये देखो पीने का पानी है। तो आप मतलब काफ़ी देर यहाँ बिता सकते हो, अगर शांति से बिताना चाहते हो तो 1-2 घंटा। ये पूरा कंपाउंड है देखो। अकेले आने का ना यही नुकसान होता है भाई कि फ़ोटोज़ लेने वाला कोई नहीं होता। वीडियो तो मैं कैसे जैसे बना लेता हूँ, बट रील्स भी नहीं बना पाता, फ़ोटोज़ भी नहीं ले पाता। रील्स तो खैर मैं वो नाचने खाने वाली तो बनाता नहीं हूँ, मैं तो इन्फॉर्मेटिव ही बनाता हूँ। पर उसके लिए भी मेरे को फ्रेम में आना चाहिए ना, अब कोई दूसरा बंदा है नहीं तो फिर कैसे शूट हो पाएगा। बस यही थोड़ी सरदर्दी है, बट वैसे मुझे अकेला घूमना बहुत पसंद है। सबसे मेन एडवांटेज अकेले का कि आपके जो भी प्लान होते हैं ना वो सब एग्जीक्यूट हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ आप पे ही डिपेंड करता है। अब पहले क्या होता था कि जैसे हम दोस्त थे, मान लो 4-5, सब ने प्लान बनाया चलो गोवा चलते हैं घूमने, बट भाई वो प्लान आते आते 5-10 दिन पहले आधे ज़्यादा लोग मना कर देते थे, और फिर उसकी वजह से बाकी लोग भी मना कर देते थे कि अब क्या ही जाएंगे, सब जा नहीं रहे, मूड खराब हो गया, ये वो है वो, समझ रहे हो ना। तो प्लान हो नहीं पाता दोस्तों में, मतलब बहुत कम दोस्तों के ग्रुप ऐसे होते हैं कि जो लोग प्लान बनाते हैं और सबके एग्जीक्यूट हो जाते हैं। आपका है अगर ऐसा ग्रुप तो बताना, वरना मेरे साथ तो हमेशा यही हुआ है भाई, एंड मोमेंट पे कोई ना कोई गोली दे जाता है, उसकी वजह से फिर सबका मूड ख़राब होता है। तो इसलिए जब मैंने ये ट्रैवल चैनल शुरू किया ना 2019 में, यही सोच के किया था भाई कि देखो घूमना तो है ही, बट मेरे लिए ज़्यादा ये एज अ बिज़नेस है, मतलब मैं बिज़नेस ट्रिप पे आया हूँ, समझ लो आप ये। क्योंकि अगर मैं वीडियोस बनाऊंगा नहीं तो मैं वीडियोस मतलब कमाऊंगा कैसे फिर, समझ रहे हो। तो यही मेरा काम है, यही पैशन है, यही प्रोफेशन है, सब कुछ यही है, समझ लो। तो इसलिए मैंने ये सोचा था कि सोलो करूँगा, कोई चले ना चले प्लान बनाऊँगा, एंड मोमेंट पे किसी को ज्वाइन करना होगा तो आ जाएगा मेरा दोस्त या कुछ भी, बट मैं अपना प्लान कैंसिल नहीं करूँगा। तो इसीलिए भाई आज तक मैं 54 या 55 कंट्रीज़ कर चुका हूँ, देख लो। वरना अगर ये मेंटालिटी के साथ मैं ना शुरू करता तो आज 5-10 कंट्रीज़ होना भी बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए। जगह जगह पे ऐसे और भी चीज़ें बनी हुई है, जैसे ये देखो यहाँ पे आपको ब्रोंज स्टैचू मिल जाएगा, और इधर भी आप देखोगे ये भी पूरा ब्रोंज का है। अच्छा एक चीज़ और बताना, ये ब्रोंज स्टैचू जो है वो टाइम के साथ हरे कलर के क्यों हो जाते हैं, कुछ इसमें साइंटिफिक रीज़न है, कमेंट्स में बताना, देखते हैं किसको नॉलेज है इस चीज़ की। तो इस पॉइंट से देखोगे ना आपको पूरा समझ आ जाएगा। ये मेन एंट्रेंस है जो मैंने आपको दिखाई, जिसमें बड़ा लैंटेन और साइड में 2 और थे। इधर आप राइट में देखोगे तो ये आ गया 5 स्टोरी पगोडा, और यहीं लेफ्ट में देखोगे तो ये रहा मेन टाउन हॉल, मतलब टाउन हॉल नहीं सॉरी, मेन जो यहाँ का वो है हॉल। और बीच में ये छोटी मोटी शॉप्स टाइप की बनी हुई है, सोविनियर्स वगैरह के लिए बनी हुई है। और इस तरफ देखोगे एक वो भी है सामने गेट, ये देखो। तो एंट्री मैंने इस गेट से ली थी अभी, जबकि आना चाहिए था इस गेट से। ये है मेन गेट सामने ना। चलो कोई नहीं, एग्जिट इसी गेट से लेंगे, क्योंकि इसी के जस्ट बाहर एक मार्केट है, वो काफ़ी फेमस है, मतलब सोविनियर्स वगैरह अगर आपको लेने हैं। और थोड़े टाइम बाद 1-1.5 घंटे में अंधेरा भी हो जाएगा ना, तब वो मार्केट अलग ही मतलब निखर के आती है भाई, लाइटें वाइटें जलती है। तो थोड़ी देर यहीं बैठता हूँ आराम से, एक बार ज़रा अंधेरा हो जाए तब एक्सप्लोर करेंगे सारा। भाई लोग 7 बज चुके हैं, यहाँ पर तो एज सच कोई भी लाइटिंग वगैरह चालू नहीं हुई है, आप देख सकते हो। बट गेट वेट सब बंद हो गए और लोगों की भीड़ भी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। तो बाहर चलते हैं, आपको मार्केट का टूर दे देता हूँ, और साथ में कुछ फ्रिज मैग्नेट मिल जाए तो वो भी खरीद लूँगा। देखो इस गेट के यहाँ पे तो भाई लाइटिंग वाइटिंग जल चुकी है ना, बड़ा मस्त सा लग रहा है ये गेट तो भाई। बाकी ये यहाँ से भाई शुरू हो चुकी है पूरी मार्केट। बट ये क्या यार, शटर वटर तो बंद लग रहे हैं इधर से देखो। अच्छा इस स्ट्रीट का नाम है नाकामिश डोरी स्ट्रीट। भाई सारी दुकानें बंद है यार, ये क्या मंगा हो गया। बट यहाँ पे भाई माहौल से बढ़िया लग रहा है, देखो लाइटें वाइटें जली हुई है ना, और हर दुकान के बाहर देखो किस तरह के बोर्ड है, मस्त लग रहे हैं ना एकदम। पर सभी बंद है भाई, लाइन से ही बंद है। क्या है आज ऐसा कुछ तो है भाई, देखो आज ऑलमोस्ट क्या मतलब सारी ही दुकानें बंद है, एक भी नहीं खुली हुई, सबके शटर बंद कर रखे हैं। देखो यहाँ से लेके एंड तक, बस जो कैफ़े वगैरह है ना वो तो खुले हुए हैं, तो आप मतलब खाना वाना तो खा सकते हो कहीं जाके, पर शॉपिंग करने के लिए कुछ भी नहीं खुला हुआ, सब बंद A to Z। मेरे को लग रहा है मेरी किस्मत में ही नहीं है भाई ये फ्रिज मैग्नेट लेना, वियतनाम में भी नहीं ले पाया, भूल गया, और अब यहाँ पे टोक्यो में भी यही सीन चल रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है। ये मार्केट ना लेट 17th सेंचुरी में बनाई गई थी, तो ये पूरी ना टेम्पल की ही ज़मीन हुआ करती थी, और उस टाइम पे ना लोगों को परमिशन मिल गई थी कि आप लोग यहाँ पे दुकानें बना सकते हो, और इन रिटर्न उन लोगों को टेम्पल की पूरी मेंटेनेंस करनी पड़ती थी, साफ़ सफाई वगैरह।
तो वहाँ से ये पूरी मार्केट शुरू हुई एक तरह से आप कह सकते हो। उसके बाद 1923 का एक बहुत खतरनाक अर्थक्वेक आया था, उस दौरान ये सारी की सारी दुकानें भाई टूट गई थी। देन वापस से इन दुकानों को बनाया गया। ये चलते चलते भाई एग्जिट गेट आ गया, और ये जो पूरी स्ट्रीट है ना यहाँ से लेकर वो सामने देखो सेंसोजी टेम्पल तक जा रही है। अराउंड 250 मीटर की है ये, 250 मीटर लंबी, मतलब लगभग लगा लो 2 या 2.5 क्रिकेट ग्राउंड के जितनी जो है वो ये है। क्रिकेट ग्राउंड अगर आप पिच से देखोगे बाउंड्री तक अराउंड 80 मीटर के आसपास होती है। तो 3 क्रिकेट ग्राउंड मतलब 3 बाउंड्रीज के जितनी जो है ये पूरी स्ट्रीट है, और काफ़ी सारी दुकानें बनी हुई है। पर बंद क्यों है वो मुझे अभी भी नहीं पता चला। एक ये खुली हुई दिखी तो है भाई देखो, पर यहाँ भी सफाई सफाई चल रही है अंदर अभी। ये वाली बिल्डिंग देखना भाई साहब, मतलब कितनी यूनिक सी लग रही है ना, स्पेशली लाइटें वाइटें जल गई ना, अलग सी दिख रही है। ब्लैक और येलो लाइट की वजह से अलग ही कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो भाई मैं खाने आ गया हूँ डोसा। अब वेजिटेरियन ऑप्शन में डोसा बेस्ट रहता है भाई, एक ही चीज़ ऑर्डर करो और पेट भर जाता है। एंड रेस्टोरेंट का नाम है आंध्रा किचन, ओकाची माची करके जगह पे है कोई। सांभर है, लाल चटनी और नारियल चटनी, प्लस इतना बड़ा डोसा, इसके अंदर मसाला है, मतलब वो आलू का वो है मिक्सचर। ऐसे ना भाई इतना अच्छा सा लगता है दूसरे देश में इंडियन रेस्टोरेंट जाओ और वहाँ पे फॉरेनर्स या फिर जैसे जापान में हूँ तो जापानीज लोग बैठ के इंडियन खाना एंजॉय कर रहे हैं। मतलब यूएस से यूके से लोग आके जापान में आके जापानीज फूड ना ट्राई करके इंडियन फूड खा रहे हैं। बताओ, अलग ही स्वाद है भाई सब इंडिया के खाने का। इसलिए मैं तो भैया देखो, मैं तो खाना खाता हूँ पेट भरने के लिए और अपना एनर्जी के लिए। अब वो मुझे आता है ढंग से मज़ा जब अपना इंडियन देसी खाना हो। हर देश का खाना ठीक है, अच्छा होता है उनके हिसाब से, बट मेरे टेस्ट बड्स उस हिसाब से ना अडेप्ट हुए नहीं पड़े। मुझे मन करता है कि इंडियन खाना खाओ, पेट भर के खाओ, भले ही 500-1000 रुपये महंगा पड़े, बट कम से कम एनर्जी रहती है पूरे दिन में। अब यहाँ पे आज मैंने सुबह वो सूमो रेसलिंग वाले उसमें इनका खाया था वेजिटेबल खाना, जो सूप सा था, कुछ सब्जियाँ सी थी, मशरूम थे उसमें और थोड़े से चावल थे। अब वो एक बार को खाने को तो बंदा देखो ट्राई कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर रोज़ रोज़ वही सेम चीज़ अपने बस की तो नहीं है भाई। और जैसे सुशी वगैरह भी कौन ही रोज़ खा पाता है। एक बार कभी ट्राई कर लो ठीक है, पर एक महीने में 30 दिन तो मैं खाऊंगा नहीं यहाँ का खाना। उसमें तो अपने को चाहिए इंडियन खाना, और अपने इंडियन इस मामले में अच्छे है कि भाई दुनिया भर में फैले हुए और इंडियन रेस्टोरेंट खोल रखे है सबने। तो अब खाने की दिक्कत तो मोस्टली कंट्रीज़ में नहीं होती इंडियन।